हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ WBPCB AE एंड JE कोर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेसिक प्रोसेस इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन। ये दोनों जो टॉपिक्स बाकी था इंजीनियरिंग पार्ट की, तो वो दोनों आज हम कंप्लीट करेंगे। और एक बात, इंपॉर्टेंट सी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो है आपकी जो इंग्लिश और जो कंप्यूटर वाली जो पार्ट्स हैं या फिर जो आपका जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जल्द ही जल्द। वहाँ पे हमने मैसेज पिन कर दिए हैं, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करके आप वो सब व्यू कर सकते हैं और आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट एमिटेड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ कोल। तो देखिए, अगर आप सिलेबस को देखे होंगे कि बेसिक प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में जो भी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि आपका स्टील इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर प्लांट्स और सीमेंट इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग, ये सारे आपका उसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि आपका कॉम्बशन ऑफ कोल की वजह से एमिट नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले देख लेते हैं कि इसका थ्योरी क्या है। Thermal power plants emit large amount of harmful gases such as sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, carbon dioxide, certain hydrocarbons and particulates during the combustion of fossil fuels। तो यहाँ पे देखिए सल्फर तो ये एमिट करता है, ठीक है, सल्फर हो जाएगा आपका, एमिट करता है। फिर आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सारे एमिट करता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड एमिट करता है। सिर्फ ऑक्साइड्स ऑफ मरकरी जो है वो एमिट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स एमिटेड बाय थर्मल पावर प्लांट कॉजेज इरिटेशन ऑफ द आइस। तो देखिए यहाँ पे आपका इरिटेशन ऑफ द आइस पूछा गया है। तो ये जो at high temperature existing in the flame core of high power boilers, the nitrogen of fuel and air may partially be oxidized to form nitrogen oxides. These are toxic and produce a sharp irritating effect especially on the mucous membrane of the eye। तो देखिए कि जो एयर, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट्स है, जो कि आपका जो बॉयलर्स है या फिर ऐसे जो फ्यूल्स है, उस वो बर्न होने के बाद जो आपका जो मैटर्स निकालते हैं, जो गैसेस एमिट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है, इसकी वजह से आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आंखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक इरिटेटिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं और ये टॉक्सिक भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और एक बात बताना चाहूँगी कि इसके साथ साथ ये जो पूरे थर्मल पावर प्लांट या फिर कोल बेस्ड पावर प्लांट जो भी है, उसके जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो हम पढ़ेंगे इसी सेशन में, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ ऑयल ऑन ट्रीटमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सी इफेक्ट जो है, जो ट्रीटमेंट सिस्टम में जो ऑयल रहता है उसकी वजह से कोई, मतलब कौन सा चीज़ें होती है और नहीं होती है, ये आपसे पूछा गया है। फोम फॉर्मेशन, टॉक्सिक टू एनारोबिक बैक्टीरिया, इंटरफेयर्स विद सेटलिंग, एक्सप्लोसिव विद प्योर ऑक्सीजन। तो देखिए कि जो ऑयल ट्रीटमेंट सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, मतलब हम वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम की बातें कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों को मिला के बनते हैं, तो उसकी वजह से उसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। थोड़ी देर आप रुक जाइए, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो टॉक्सिक चीज़ें होती है, जो ऑयल है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए डेफिनेटली टॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी वाला तो नहीं हो सकता, इंटरफेयर्स विद सेटलिंग एंड एक्सप्लोसिव टू प्योर ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक्सप्लोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फोम फॉर्मेशन जो है ये ऑयल की वजह से नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ एसिड ऑन ट्रीटमेंट सिस्टम। अब एसिड की वजह से क्या नहीं होता है, तो देखिए एसिड जो होता है ये एसेंशियल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे ए नहीं हो सकता। ठीक है, ए आपका करेक्ट हो गया। फिर आपका अपसेट एनारोबिक डाइजेस्टर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका करेक्ट है, ये एसिड की वजह से हो सकता है। कोरोड द स्ट्रक्चर, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंटरफेयर्स विद द सेटलिंग। लेकिन हमने जो ऑयल पढ़ा था वो सेटलिंग में इंटरफेयर करते हैं। तो दोनों में अंतर, फर्क आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वलाइजेशन। तो देखिए ये भी एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इक्वलाइजेशन, पहले हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होते हैं, जो मतलब इंडस्ट्री से जो भी आपका पानी है उसको हम डायरेक्टली रिवर वाटर में नहीं मिला सकते, क्योंकि अगर वैसा हमने किया तो ये रिवर वाटर ट्रीटमेंट ये बहुत ही आपका पोल्यूटेड हो जाएगा और इसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर जो भी जनरेट होता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है,
तो मेथड्स क्या है देखिए, पहले आपका इक्वलाइजेशन किया जाता है, फिर न्यूट्रलाइजेशन, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और ज़्यादातर बात यह है कि आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की इंडस्ट्री है। अगर सोचिए कि मानिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे पानी का जो पोल्यूशन लेवल है या फिर जो पानी का जो भी आपका करेक्टरिस्टिक्स है, वो आपका पेपर पल्प इंडस्ट्री के पानी, वहाँ से जो पानी बह रहा है उससे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स भी अडॉप्ट किया जा सकता है या फिर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ओके। तो देखिए इक्वलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन हम दोनों को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके पहले फिजिकल ट्रीटमेंट में आपका आ जाता है, जो हमने पहले पिछले दिन भी पढ़ा था, हमारे पिछले जो सेशंस है उसमें भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेडिमेंटेशन फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिर आपका जो फ्लोटेशन है, ठीक है, फ्लोटेशन भी आपका फिजिकल ट्रीटमेंट है। ये सब हम डिटेल्स में, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। आप केमिकल ट्रीटमेंट में आपका आ जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोग जो कहते हैं आरओ वाला, रिवर्स ऑस्मोसिस आ जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये सारे चीज़ आपका केमिकल ट्रीटमेंट में आ जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद आपका आता है केमिकल ऑक्सीडेशन, ऑलराइट। फिर आपका आ जाता है कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन। ये सब तो आपको पता है कि हम कोआगुलेंट्स यूज़ करते हैं और वो फ्लॉक फॉर्म करके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन। फिर आपका जो होता है थर्मल रिडक्शन, ये भी एक टाइप का केमिकल ट्रीटमेंट है। फिर आ जाता है एब्जॉर्प्शन, डीआयोनाइजेशन। और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसको तो हम मतलब जो सीवेज जो पानी होते हैं उसके वजह से होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, पर कहीं कहीं किया जाता है, क्योंकि सोचिए कि पेपर पल्प इंडस्ट्री या फिर डेयरी इंडस्ट्री, ऐसे करके जो एग्रीकल्चरल वेस्ट वाला जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, तो उसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका गया ये तीनों ट्रीटमेंट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब इक्वलाइजेशन क्या होता है, पहले हम न्यूट्रलाइजेशन देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इज एम्प्लॉयड टू बैलेंस द एक्सेस एसिडिटी और अल्कलाइनिटी। तो देखिए जो पीएच होते हैं, आपको पीएच रेंज के बारे में पिछले दिन का वीडियो में हमने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन देखिए, ये एसिडिटी और अल्कलिनिटी दोनों को बैलेंस करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। इन प्रैक्टिकल सेंस केमिकल न्यूट्रलाइजेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ पीएच टू अचीव द डिजायर्ड ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पीएच के अलग होने से वेरियस जो ट्रीटमेंट यूनिट्स होते हैं उसमें कुछ अलग फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, या फिर काम भी नहीं कर पाता है। कोई जो यूनिट्स होते हैं वो काम भी नहीं कर पाता है, वो पर्टिकुलर कोई पीएच में काम करते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से न्यूट्रलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इक्वलाइजेशन देखिए इज द मेथड ऑफ रिटर्निंग वेस्ट इन अ बेसिन सो दैट एफ्लुएंट डिस्चार्ज इज फेयरली यूनिफॉर्म इन इट्स वाटर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी क्वालिटी होते हैं, इक्वलाइजेशन करने का मतलब है जो भी आपका जो क्वालिटीज होते हैं, जैसे कि आपका पीएच, कलर, टर्बिडिटी, अल्कलिनिटी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब जो भी होते हैं, ठीक है, उनको एक यूनिफॉर्म जो लिमिट्स है, मतलब जो भी आपका लिमिट्स है उसको एक यूनिफॉर्म लिमिट में लाना, ताकि ट्रीटमेंट करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी हो जाए, ट्रीटमेंट मेथड्स को हम इजीली कर पाए। तो इक्वलाइजेशन उसकी वजह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि इक्वलाइजेशन इज रिटर्निंग वेस्ट इन अ बेसिन सो दैट एफ्लुएंट डिस्चार्ज इज फेयरली यूनिफॉर्म इन इट्स क्वालिटी, इन इट्स वाटर क्वालिटी। सो ऑप्शन ओ ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ द वेस्ट वाटर इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन टू द सीड और इनिशियल माइक्रोबायोलॉजिकल पॉपुलेशन अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशन, इसे क्या कहा जाता है। तो जो हमारे जो वेस्ट वाला जो पानी रहता है उसको क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है उसका इंक्रीज, मतलब वो जो सीड या फिर इनिशियल माइक्रोबायोलॉजिकल पॉपुलेशन क्या होता है कि वेरियस बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उसके सहायता से पानी की सीडिंग किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ये देखिए, ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, हमने अभी अभी केमिकल या फिर ऐसे ट्रीटमेंट्स की बात की है, तो ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसे कहा जाता है आपका एक्लिमेटाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आर। तो देखिए मैंने पहले भी कहा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की वेरियस सोर्सेस हो सकती है, डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज, ओके। तो देख लेते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं। पहले देखिए एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की, जो आपका जो भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उनमें से वेस्ट जनरेट हो सकती है। जो फर्टिलाइजर्स है वो पानी में घुल सकता है, फिर वो पानी जाके रिवर वाटर में जा सकती है, या फिर जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के अंदर आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये अलग से कहा गया है। देखिए यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अलग से कहा गया है, लेकिन वो एग्रीकल्चरल की एक पार्ट होती है, तो वो भी एक सोर्स है। डेयरी इंडस्ट्री एक सोर्स है,
जो आपका मिल्क प्रोसेसिंग जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, डेयरी वाले इंडस्ट्रीज, वहाँ वो भी एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की सोर्स है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज तो मिलते हैं, क्योंकि बॉयलर में जो पानी जाते हैं या फिर जो टरबाइन को रन कराने के लिए जो पानी स्टीम जो जनरेट होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ते हैं, और उस पानी को बहुत सारा ट्रीटमेंट के बाद फिर वो बन जाते हैं पोल्यूटेड वाटर, उसको भी डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी एक सोर्स है। फिर आपका आ जाता है माइंस एंड क्वेरीज भी एक सोर्स है। पेपर पल्प इंडस्ट्री बहुत बड़ा सोर्स है। पेपर और पल्प इंडस्ट्री जो होते हैं बहुत ही बढ़िया सोर्स है, क्योंकि इस पेपर और पल्प जो है, जो आपकी ट्रीज से प्रोसेस किया जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्री, ये सब है आपका सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब प्रेजेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियरली यूज्ड एज फ्यूल इन बर्निंग स्टेज ऑफ वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो देख लेंगे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो भी प्रोसेस है। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी जो सीमेंट के बारे में, तो सीमेंट क्या होता है एक्चुअली, ये जो है ना, ये हम इसको भी पढ़ेंगे, ये आपका लाइमस्टोन से बनता है। ठीक है, जो आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका एक्चुअली में है लाइमस्टोन, जो आपका जिसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी के लिए ये लाइमस्टोन जो क्वेरी या फिर माइंस, इसमें रोक लगा दिया गया है, क्योंकि ये एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है और इसकी तो ये नॉन रिन्यूएबल है। इसकी वजह से लाइमस्टोन में रोक लगा के इसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के, जैसे कि आपका वेस्ट जनरेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ से हमारे जो इंडस्ट्रीज में से जो स्लैग या फिर जो आपका पुजोलोना, ये सारी चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो पहले आपका जो है ना वो पीएससी मतलब ओपीसी यूज होता था तभी के लिए, लेकिन आजकल पीएससी दिखने को आपको मिलेगा, पीएससी या फिर पीपीसी, पोर्टलैंड पुजोलोना सीमेंट, ये सारे सीमेंट्स आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है, ये आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो देख लेते हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। देखिए, दो प्रोसेस है एक्चुअल में, एक है आपका वेट प्रोसेस, एक है आपका ड्राई प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाते हैं कि पहले आपका जो भी लाइमस्टोन या फिर आर्जिलिसियस मटेरियल जो आजकल यूज होते हैं, दोनों क्रशर में जाते हैं, फिर उसको क्रश किया जाता है। ये पहला स्टेप है, जो क्रशर होते हैं, ये आपका हो गया पहला स्टेप क्रशर। फिर इसके बाद स्टोर किया जाता है साइलोज में, जो सीमेंट साइलोज होते हैं। अगर कभी भी आपको सीमेंट इंडस्ट्री जाने की मौका मिले तो आप जाके देख सकते हैं, साइलोज होते हैं, वहाँ से आते हैं आपका ग्राइंडिंग में। तो ये ज़्यादातर हमारे जो वेस्ट बंगाल है, ये ग्राइंडिंग यूनिट्स बहुत सारे हैं जो कि आपका क्रश किया जाता है, जहाँ पे सारे के मिक्स, सारे जो कंपोनेंट्स है, जो भी आपका कंपोजिशन है, उन सारे चीज़ों को मिक्स किया जाता है, ग्राइंडर में ब्लेंड किया जाता है। फिर आपका जाता है ब्लेंडिंग, फिर स्टोरेज ऑफ करेक्टेड स्लरी। तो ये स्लरी बनता है क्योंकि ये वेट प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आपका आते हैं रोटरी किल्न में, फिर स्लरी बनता है, फिर क्लिंकर बनते हैं। क्लिंकर जो भी आपका रॉ मटेरियल्स है, इसका जो मिक्सचर होता है उसे हम क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर में आपका जिप्सम ऐड किया जाता है, इसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग की जो लोग हैं उसको पता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर आप आते हैं आपका सीमेंट साइलो में, फिर आपका अगेन साइलो में आते हैं, और फिर वहाँ पे जाके एक 50 किलो का जो बैग होता है, एक बैग सीमेंट की जो वेट होता है 50 किलो वाला एक बैग, वो भी एक रोटेटिंग ड्रम में होता है, क्योंकि जब तक आपका जो वेट है 50 किलो नहीं हो जाता है परफेक्टली, तब तक वो सीमेंट को वेट किया जाता है, सीमेंट को चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका मिलता है हमें जो बैग सीमेंट, जो हमें बाजार से मिलते हैं, वो वाला सीमेंट हम पाते हैं। ठीक है, वेट प्रोसेस के माध्यम से। अब आते हैं हम ड्राई प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस में फ़र्क इतना ही है कि ये जो हीट किया जाता है, जो कि आपका यहाँ पे एक प्री हीटिंग स्टेज है, ठीक है, जो कि आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेस गैस, फिर आपका जो क्लिंकर होता है वो फॉर्म होता है। तो ये एक ड्राई प्रोसेस है, और पिछले वाला जो हमने किया था वो वेट प्रोसेस था। बाकी सारे के सारे आपका ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये दो स्टेप जो है, इन दोनों तीनों स्टेप को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपका एक ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए कि क्लिंकर जो होते हैं ना, क्लिंकर जो भी आपका रॉ मटेरियल्स का जो मिक्सचर होते हैं क्लिंकर्स, ये आपका 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बनता है, मतलब क्लिंकर फॉर्म हो सकता है। लेकिन जो वुड होता है, जो भी आपका वुड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 593 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ला सकता है। तो इसकी वजह से हम उसे फ्यूल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है,
जहाँ के आपकी जिसके कंपैरिजन में नेचुरल गैस आपकी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न हो सकता है, कोल आपका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न हो सकता है, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। ऑयल आपका 2150 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न हो सकता है। लेकिन वुड जो है ना, ये आपका टेम्परेचर सिर्फ वो 593 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बर्न हो सकता है। तो ये इसका कॉस्ट कम है, लेकिन ये जो है ये एनर्जी बहुत कम देते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं। और जो आपका वुड है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसको डिस्ट्रॉय करना भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, तो वुड को हम नहीं यूज़ करते हैं और ये रेयरली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लिंकर? तो कौन से ऐसी चीज रिलीज होता है, ऐसे गैस रिलीज होता है या फिर मान लीजिए कोई केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपका क्लिंकर जो है उसके प्रोडक्शन के टाइम पे। तो देखिए CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्योंकि आप लाइमस्टोन को कैल्साइन कर रहे हैं, कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन की टाइम पे आपका जो CO2 है वो रिलीज हो जाता है, विच गोज ऑन टू द फॉर्म क्लिंकर्स अहेड इन ऑकर्स इन अपर कूलर एंड ऑफ द किल्न प्री कैल्सिनर एट टेम्परेचर 600 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रेंज में आपका फॉर्म हो जाता है CO2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। रिलेटिंग टू एनर्जी मैनेजमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कवर्ड अंडर। तो देखिए हर एक इंडस्ट्री कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई बोर्ड्स के अंडर होते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिलेटेड पार्ट हम थोड़ा सा देख लेंगे डिटेल्स में। तो देखिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया आर कवर अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आते हैं। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पहले भी ये डिस्कस की थी, हमारे पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस एनेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में पढ़े थे। तो EPA के अंडर में सब आते हैं। At the beginning, the entrepreneurs are required to obtain statutory clearances from union state governments required under the EPA for setting up any new iron and steel plants or its substantial expansion. Further, the steel companies are required to install specific pollution control equipments and also operate well within the prescribed norms. जैसे कि हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ये सारी चीज़ जो है नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं फॉलो होता है तो इस पर रोक लगा दिया जाता है। जो भी कंपनी, जो भी आपका इंडस्ट्री है, वो अगर न्यूज़ में आते हैं कि आप ये नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसको रोक लगाया दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी हमने पढ़ा है कि जो आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में और बहुत सारे डिवाइसेस भी इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट, एयर को पल्यूट ना करे, वाटर को पल्यूट ना करे, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ वो रेगुलेट हो पाए। ठीक है, और ये मॉनिटर होता है आपका CPCB और SPCB से, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हेल्प्स एंड फैसिलिटेट्स फॉर्मुलेशन और अमेंडमेंट्स ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे मॉनिटर होते हैं आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के द्वारा, लेकिन ये आपका कवर हो जाता है आपका प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेंगे यहाँ पे कि हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग रिफाइनिंग द पेट्रोलियम इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हाट इज द टेम्परेचर इन स्टील? तो देखिए कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होते हैं वहाँ पे वेरियस फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं। पेट्रोल और जो कोल रिफाइनिंग होते हैं वहाँ पे वेरियस फ्रैक्शंस में रिफाइनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका फिगर में देखिए कि पहले जो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 70, 121, 72, 70, ऐसे करके जो क्रूड ऑयल है यहाँ पे भी आपको कुछ मिल जाता है। क्रूड ऑयल, इसको भी डिस्टिल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट जो जितना बढ़ेगा वो नीचे वाले पोर्शंस जो भी होंगे वो वहाँ पे डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले आपका गैस मिलेगा, फिर नैफ्था, फिर आपका पेट्रोल, फिर आता है आपका केरोसिन, फिर आता है आपका डीजल ऑयल। ठीक है, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल और लास्ट में आपका रेसिड्यू आते हैं। ठीक है, तो फ्यूल ऑयल को यहाँ पे क्रूड ऑयल, ये आपका इस फ्रैक्शन आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पे यूज़ होता है। डीजल ऑयल आपको मिल जाते हैं, केरोसिन मिल जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल मिल जाते हैं और नैफ्था जो है वो भी मिल जाते हैं, ये और गैसेस। ठीक है,
तो ये सब आपका जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी वाले जो सिलेंडर हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं वो पहले सेक्शंस में ही मिलता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फिगर है, इसमें इसके और भी डिटेल्स है तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा इसका सारे के सारे डिटेल्स, लेकिन इतना बेसिक है ये वाला जो चीज़ है, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही बेसिक डायग्राम है। तो देखिए पेट्रोल रिफाइनिंग में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो स्टिल टेम्परेचर है वो आपका हो जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर वुड। तो जो वुड होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टार। टार जो होते हैं ये वुड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, और ये सॉल्वेंट स्पिरिट जो भी चीज़ है ये आपका यूज़ हो जाता है ड्राई क्लीनिंग ऑफ मोटर फ्यूल, इसके लिए आपका यूज हो जाता है आपका ये सॉल्वेंट स्पिरिट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑक्टेन नंबर इज अ रेटिंग ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो देखिए सिलेबस बहुत वर्स्ट है, लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स को उठा के ये सीरीज बनाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ऑक्टेन नंबर, देखिए ऑक्टेन नंबर है आपका जो पेट्रोल नॉकिंग है उसकी मेजर है, उसके लिए आपका रेटिंग किया जाता है। पेट्रोल नॉकिंग के लिए आपका ऑक्टेन नंबर, और डीजल नॉकिंग के लिए आपका यूज़ होता है सिटेन नंबर। ये दोनों चीज़ को आप याद रखने की कोशिश कीजिए, सिटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर, ठीक है। पेट्रोल के लिए आपका ऑक्टेन नंबर यूज़ होता है और डीजल के लिए आपका सिटेन नंबर यूज़ होता है। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, जो आपका है टेल, टेट्राइथाइल लेड, जो आपका एंटी नॉकिंग एक सब्सटेंस है टेट्राइथाइल लेड। लेकिन आजकल ये टेट्राइथाइल लेड यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये टेट्राइथाइल लेड जो होते हैं ये आपका जो बहुत ही दिक्कत पैदा करते हैं स्किन, लंग्स और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए भी दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जाके ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राई इथाइल लेड में, ठीक है, जिसके वजह से ये आजकल यूज़ नहीं होते, ठीक है। इसके यूज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है कि सबसे कम जो कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ एनर्जी रिलीज करने वाले इनमें से कौन है, कोल, ऑयल, एलपीजी या फिर पेट्रोल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑयल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑयल जो होता है उसमें होता है आपका लेस CO2 कम है, और जिसके वजह से कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है। हमने पहले भी डिस्कस किया, जो आपकी वुड जो आपके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी बहुत कम है, और ये एफिशिएंसी इसका कम है। लेकिन इसका जो बाकी जो है एलपीजी, पेट्रोल और कोल, ये सारे आपका एक ही चेम्बर में हमने जैसे वेरियस कंपोनेंट्स में मिलता है आपका, लेकिन ऑयल जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इसकी वजह से ये सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक लिकर जनरेटेड ड्यूरिंग पेपर मैन्युफैक्चर इज सोडियम। तो इसे क्या कहा जाता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा स्टेप्स जो होते हैं, तो पहले देखिए पेपर मैन्युफैक्चरिंग एक सिंपल चीज़ है जो कि पुराने दिनों में भी होता था, लेकिन वो इंडस्ट्री के तौर पे नहीं होता था, इंडिविजुअल लेवल पे होता था। तो पहले जो टिम्बर होते हैं, जो भी ग्रो किया जाता है टिम्बर को, फिर उसको डी बार्किंग किया जाता है। बार्क के बीच की जो पार्ट है, बार्क के ठीक बाद की जो पार्ट है, उससे मिलता है हमें पेपर। तो वो डी बार्किंग किया जाता है, फिर उसको चिपिंग किया जाता है, केमिकल पल्पिंग किया जाता है। कभी कभी पल्प के साथ कोई केमिकल्स मिला के उसको और भी नरम किया जाता है, ताकि वहाँ से जो मतलब वो जो चीज़ हमने बार्क से निकाला है उसमें केमिकल ऐड करने से पल्प बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। लेकिन मैकेनिकल प्रोसेसेस भी होते हैं पल्प के लिए। फिर आपका आता है हाइड्रा पल्पिंग, ब्लेंड चेस्ट, और फिर मिलता है आपका वेस्ट पेपर, उससे आपका डी इंकिंग, फिर आपका आता है रिफाइनिंग, और उसके लास्ट में जो स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग। तो स्क्रीनिंग करने के बाद क्लीन हो जाता है, फिर आपका पेपर मेकिंग मशीन में पेपर आपका मैन्युफैक्चर होता है, और एंड में हमें जो पेपर मिलता है वहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक लिकर जनरेटेड ड्यूरिंग द पेपर मैन्युफैक्चर इज सोडियम। तो यहाँ पे आपका सोडियम, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है वो हमें मिल जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, होल ट्री डैश इज द फॉरेस्ट रिक्वायर्स क्लीनिंग बिफोर पल्पिंग टू रिमूव डार्ट। तो देखिए चिपिंग हमने डिस्कस किया अभी के अभी, चिपिंग किया जाता है होल ट्री को ताकि जो पल्पिंग है, पल्पिंग करने से पहले आपका क्लीन पार्ट मिले और डर्ट भी रिमूव हो जाए। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया इंक्लूड्स। तो देखिए फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो पहले आपका फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स प्रोसेस अंडर विच एनी रॉ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री और फिशिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज, पावर, मशीन्स और मनी in such a way that its original physical properties undergo a change and transformed product has commercial value and is suitable for human and animal consumption। तो ये सब जो चीज़ें किया जाता है ये आपका आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर। ओके, तो ये और भी चीज़ें है जैसे कि वैल्यू एडिशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स थ्रू मेथड्स सच एज प्रिजर्वेशन, एडिशन ऑफ फूड एडिटिव्स, ड्राइंग एक्सेट्रा। इसको और भी जैसे कि सोचिए कि मानिए कि हनी आपके घर के पास मिलता है, ठीक है, लेकिन वो जब प्रोसेस होके एक अच्छी चीज़ में बदल दिया जाता है तो वो प्रिजर्वेटिव भी ऐड किया जाता है तो वो बहुत दिनों तक रहता है और ये कंज्यूम करने में भी आसानी होता है। जो भी आपका इम्प्योरिटीज़ उसे भी रिमूव किया जाता है। ऐसे करके हर एक चीज़ वो जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो भी आपका राइस प्रोसेसिंग होता है, बाकी जितने भी सीरियल्स है, जितने भी ग्रेन्स है, सबको प्रोसेस किया जाता है। इससे जो हमें एडवांटेज जो मिलता है इसका एक वैल्यू एडेड होता है और प्रिजर्वेशन या फिर एडिटिव्स या फिर ड्राइड जो भी हमें मिलता है, जैसे कि आपका पोटैटो चिप्स जो है ये एक प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है लेकिन ये बहुत ही कंज्यूमेबल है, बहुत ही अच्छे है, ठीक है। आपके घर पे जो पोटैटो चिप्स आप बनाते हैं उससे कहीं गुना टेस्टी है, कहीं गुना कमर्शियल बन जाता है चीज़, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, फूड प्रोसेसिंग। अब आते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में क्या क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के स्टेटस है, ठीक है। तो देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना, लेकिन उसमें भी कितना सिर्फ और सिर्फ 2% प्रोड्यूस को प्रोसेस किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2% की प्रोड्यूस जो होते हैं उसको प्रोसेस किया जा रहा है। Only 2% of the produce is processed. In spite of large production base, the level of processing is low, less than 10%, approximately 2% of fruits and vegetable, 8% marine, 35% milk, 6% poultry are processed. Lack of adequate processable varieties continues to pose a significant challenge to this sector. ठीक है, तो बहुत कम परसेंटेज में आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही चैलेंज है हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इसके लिए। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि 50% ऑफ द वर्ल्ड्स बफेलोज, 20% ऑफ द कैटल, बट ओनली 1% ऑफ टोटल मीट प्रोडक्शन इज कन्वर्टेड टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। 75% ऑफ द इंडस्ट्री जो है ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ऊपर खड़ा है, ठीक है। प्रोसेसिंग कैन बी डिलिनिएटेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, जैसे कि आपका राइस, शुगर, एडिबल ऑयल, फ्लावर मिल्स जो कि है ये सारे हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स है जो कि हम खरीदेंगे और जो कि आपका जिसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, तो ये प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी में आपका आता है जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोसेस किया जाता है। फिर डेयरी आपका सेकेंडरी में आता है, बेकरी आपका सेकेंडरी में आता है, चॉकलेट्स, अदर आइटम्स जो केक्स, बेक्स, ये सब चीज़ें आपका सेकेंडरी आइटम्स के अंदर आ गया, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपका सेगमेंटेशन ऐसे है कि सीरियल है, फ्रूट वेजिटेबल्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, बेवरेज है जैसे कि कॉफ़ी, टी, कोको, फिश, पोल्ट्री, एग्स प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, बियर और अल्कोहलिक बेवरेजेस, फिर आपका ब्रेड, बिस्किट्स एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, फैट्स, कन्फेक्शनरीज, ब्रेकफास्ट सीरियल, स्मॉल प्रोटीन, वीनिंग, एक्सट्रूडेड फूड प्रोडक्ट्स, ये सब आपका आ जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स। यहाँ पे आपका और एक ऑप्शन रहना चाहिए था, ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है ये सब इंक्लूडेड है, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको याद रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि फूड प्रोसेसिंग आपका सिलेबस में दिया हुआ है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट? स्टीम पावर प्लांट को हम अगले क्वेश्चन के बाद देखेंगे, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट तो कंपोनेंट्स है आपका बॉयलर है, टरबाइन है,
कंडेंसर और पंप, चारों है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न स्टीम प्लांट्स वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स। तो मॉडर्न जो स्टीम प्लांट्स है कौन से साइकिल के ऊपर बेस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रैंकिन साइकिल। सारे के सारे साइकिल्स को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो भी मैकेनिकल के बच्चे हैं वो उसको ऑलरेडी पता है कि कार्नोट साइकिल, रैंकिन साइकिल, ऑटो साइकिल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, थर्मल है, कोल है, ये सब एक एक सब्जेक्ट है, तो इसको हम एक ही दिन में एक ही सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, कवर अप भी तो करना है, तो हमने चुन चुन के वो क्वेश्चंस को बनाया है जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो भी सकता है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, वो जो भी टॉपिक्स या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको जाके आप सर्च करके उसके रिलेटेड जो भी थ्योरीज है उसको कलेक्ट करके आप थोड़ा सा एक नोट बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये थ्योरीज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके आगे भी अगर आप डिटेल्स में और भी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप वो नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेंगे कार्नोट साइकिल। देखिए कार्नोट साइकिल जो होते हैं एक आइडियल थर्मोडायनामिक साइकिल है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए जल्द ही जल्द। तो आपको वहाँ पे आगे की जो वीडियोस है उसका पीडीएफ भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल एक आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल है, प्रोवाइड्स एन अपर लिमिट ऑन द एफिशिएंसी दैट एनी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक इंजन कैन अचीव ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क, और कॉन्वर्सली द एफिशिएंसी ऑफ a refrigeration system is creating a temperature difference by the application of work to the system. It is not an actual thermodynamic cycle but it is a theoretical construct. ये एक theoretical चीज है, इसका कोई practical application construction नहीं है, ठीक है। रैंकिन साइकिल के अगर हम बात करेंगे तो ये प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम टर्बाइन सिस्टम्स। तो देखिए ये आपके मॉडर्न जो सिस्टम्स है उसके लिए यूज होता है, जो आपका स्टीम टर्बाइन सिस्टम है। इट वाज आल्सो यूज्ड टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स। रैंकिन साइकिल इज एन आइडियलाइज्ड थर्मोडायनामिक साइकिल। ये भी एक आइडियलाइज्ड सिस्टम है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस करके हम उसको यूज करते हैं। तो ये जो है ये हीट को मैकेनिकल वर्क पे कन्वर्ट करते हैं, और ये फ्रिक्शन लॉसेस जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन हम जो प्रैक्टिकली जब इसको लेते हैं तो हम लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं, लॉसेस को ऐड करते हैं। हीट इज सप्लाइड एक्सटर्नली टू अ क्लोज्ड लूप व्हिच यूजुअली यूजेस वाटर एज द वर्किंग फ्लूइड। अब बात आते हैं ऑटो साइकिल की। ये भी एक आइडियलाइज्ड थर्मोडायनामिक साइकिल है जो आपका टिपिकल स्पार्क इग्निशन पिस्टन इंजन के फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, और ये ऑटोमोबाइल इंजन में बहुत ही प्रोमिनेंट है, प्रिडोमिनेंट है। तो इसके जो डिस्क्रिप्शन होते हैं ये क्या करते हैं, जो चेंजेस जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ हीट, रिमूवल ऑफ हीट, इसको लेके आपका काम होता है ऑटो साइकिल का। डीजल साइकिल की बात करेंगे तो ये एक रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन है, तो इसके वजह से ये जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करते हैं, और इट फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ एयर इन द कंबशन चैम्बर, ठीक है। तो हमने बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको सारे साइकिल्स बता दिए, लेकिन ये बहुत फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है इन सब साइकिल्स का, तो आप जाके उसको सब आप थोड़ा नोट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक थर्मल पावर प्लांट की, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसके बात करेंगे। तो पहले देखिए कोल्ड स्टोरेज से आपका जो कोल्ड स्टोरेज से कोल आ जाते हैं, कोल हैंडलिंग, फिर सुपर हीटर, ये प्रोसेस, ये जो डायग्राम है स्कीमेटिक, इसको आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से इकोनोमाइजर, ठीक है, और वहाँ से जाते हैं आपका एयर प्री हीटर, फिर आपका एयर फिल्टर। यहाँ से जो फ्लू गैसेस वो चिमनी के माध्यम से आपका बाहर निकाला जाता है, और यहाँ से जो प्रोसेस होके सुपर हीटर से सुपर हीटेड स्टीम जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो टरबाइन में जाके कंडेंसर, टरबाइन फिर उसके बाद कंडेंसर के बाद आपका आ जाता है वो कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट पंप, लो प्रेशर हीटर, फिर फीड पंप में, और हाई प्रेशर हीटर फिर फीड पंप में आ जाते हैं, ठीक है। और स्टीम टरबाइन से जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होके आपका आ जाता है थ्री फेज ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, और जो कंडेंसर से जो आपका गर्म पानी निकलता है वो कूलिंग टावर में जाके ठंडा होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरे प्रोसेस है, ये और भी डिटेल्स में पढ़ना है तो आप थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लीजिए, लेकिन और भी डाउट्स अगर आपको है तो आप हमारे ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी होगा शायद, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड है, तो शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन चेंजेस किसे पता, कोई मतलब क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रैंकिन साइकिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। द कोल विच इज हाईएस्ट एश कंटेंट
टाइप्स ऑफ कोल, बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल देखिए, एंथ्रासाइट, हमारे जो बेसिक प्रोसेस इंफॉर्मेशन और जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है उनमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका है केमिकल टेक्नोलॉजी वाले पार्ट, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पार्ट इंक्लूड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोल वाले पार्ट है वो इंक्लूड हो सकता है वहाँ पे। तो देखिए कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करेंगे, सबसे अच्छा जो कोल होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट वाला कोल, जो बेस्ट क्वालिटी कोल है और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है इस कोल का। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और ये जो ब्लू फ्लेम होता है ये बहुत ही कम क्वांटिटी में जम्मू एंड कश्मीर में उसका एक ब्लू फ्लेम होता है और इसका कार्बन कंटेंट 80 से 95% तक का होता है। इसी वजह से इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। बात करते हैं बिटुमिनस कोल, जो हमारे वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है। बिटुमिनस कोल ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो भी हमारे ईस्टर्न कोल फील्ड्स, ऐसे जो कोल इंडिया के सब्सिडियरी यूनिट्स है, यहाँ पे ये बिटुमिनस वाले जो कोल है ये पाया जाता है। 60 से 80% तक का कार्बन कंटेंट है और मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। दोनों यूनिट्स जो बिटुमिनस और लिग्नाइट दोनों पाया जाता है हमारे वेस्ट बंगाल पार्ट में। लिग्नाइट जो है इसका क्वालिटी बहुत ही खराब है, 40 से 55% कार्बन कंटेंट होता है। देखिए कितना घट गया। फिर आपका होता है कलर, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, स्मोक भी देता है, जब बर्न करता है बहुत ज़्यादा स्मोक एमिट होता है। राजस्थान में, आसाम में, तमिलनाडु में सब लिग्नाइट आपका मिलता है, ठीक है। उसके लिए एनएलसी वाला कॉरपोरेशन जो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, वहाँ पे आपका लिग्नाइट का जो माइंस है वो मिलता है वहाँ से। पीट जो है ये सबसे जो खराब जो क्वालिटी है कोल का, ये पीट है, क्योंकि मतलब ये जो प्रोसेस होता है कोल फॉर्मेशन की, जो प्रोसेस होता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रोसेस होके बनता है आपका कोल, तो सबसे जो पहला स्टेज होता है वो आपका हो जाता है पीट। उसके बाद आपका आता है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस। टाइम की बात है ये, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर, तीनों फोर्सेस जब काम में लगता है तब बनता है आपके एक अच्छी क्वालिटी वाला कोल, ठीक है। तो पीट जो है ये सबसे खराब क्वालिटी का कोल है और ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है, लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है और इसका कार्बन कंटेंट 40% से भी कम है, ठीक है। ये आपका बन गया कोल वाला क्वेश्चन। तो कोल हैज द हाईएस्ट ऐश कंटेंट, सबसे ज्यादा ऐश कंटेंट आपको मिलता है लिग्नाइट से। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रोड्यूसर गैस इज कंपोज्ड ऑफ, हम आ चुके हैं हमारे जो केमिस्ट्री वाले पार्ट है, केमिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस वाले जो पार्ट है वहाँ पे। तो देखिए प्रोड्यूसर गैस, ऐसे गैसेस को आपको याद रखना है। प्रोड्यूसर गैस जो होते हैं यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों को मिला के आपका बनता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में हम कोल गैस की बात करें तो हम थोड़े से और भी गैसेस को हम देख लेंगे, जैसे कि आपका कोल गैस हो गया, ठीक है। कोल गैस जो है ये मिक्सचर है आपका हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और एसिटिलीन C2H4, ये चारों का जो मिक्सचर है ये बन गया आपका कोल गैस। फिर आपका आते हैं, बात करते हैं वाटर गैस की। अगर हम वाटर गैस की बात करेंगे, ये मिक्सचर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की। फिर बात करते हैं सिन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिन गैस जो होता है यह आपका हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर है। बात करते हैं वुड गैस और बायोगैस, ये आपको पता है जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उससे बनता है वुड गैस या फिर बायोगैस। इसका कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन ऐसे हम नहीं बता सकते, डिपेंड करता है प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर गैस, ये सारे गैसेस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ, तो देखिए एक केमिकल इक्वेशन क्या फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑक्सीजन, तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल और एक ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा तो आपका जो होगा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका मतलब है आपका रिलीज ऑफ हीट, और एंडोथर्मिक होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मैटर के बीच जो रिएक्शन होगा उसके वजह से आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दी, तो इनमें से कौन सी चीज़ पे आपका केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है,
कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट आपका केमिकल रिएक्शन को एनहांस करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन पे ये इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये आपका केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गन पाउडर विच इज एन एक्सप्लोजिव कंप्राइज ऑफ चारकोल, सल्फर एंड, क्या कहते हैं इसे, तो डिटेल्स में पढ़ लेंगे। तो गन पाउडर जो है एक ब्लैक पाउडर है और ये मॉडर्न स्मोकलेस पाउडर से अलग है क्योंकि ये सबसे पहले वाला जो केमिकल एक्सप्लोजिव है उसमें आपका प्रेजेंट होता था। ये सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं सॉल्ट पीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉल्ट पीटर, जो कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल जो है ये फ्यूल्स के तौर पे एक्ट करते हैं और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो होता है आपका एक ऑक्सीडाइजर, ठीक है। इसको याद रखना है, गन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है, टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्बासिबल। इनकम्बासिबल का मतलब है कि जो आपका नॉट केपेबल ऑफ इग्नाइटिंग, इनकम्बासिबल का मतलब नॉट केपेबल ऑफ इग्नाइटिंग, जो जलता नहीं है, ठीक है, जो आग नहीं पकड़ता है, नॉट कैपेबल ऑफ इग्नाइटिंग एंड बर्निंग, ठीक है। तो ये आपका बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि हाइड्रोजन ये बर्न होता है, ये कंबासिबल है, जो C2H2 ये भी कंबासिबल है, सल्फर भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CCl4, ठीक है, ये आपका इनकम्बासिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लो मेल्टिंग अलॉय कंटेनिंग बिस्मथ एंड लेड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होता है आपका वुड्स मेटल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर वुड्स मेटल। वुड्स मेटल का कंपोजिशन है आपका फ्यूजिबल अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूज के तौर पर यूज हो रहा है। तो ये 50% बिस्मथ, 26% लेड, 13% टिन और 10% कैडमियम इसमें प्रेजेंट रहता है और इसको बर्नाबास वुड भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स कंटेनिंग आयरन एंड निकल आर मेड बाय टेक्निक। तो कौन से टेक्निक में आपका परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फोर्जिंग, ठीक है, फोर्जिंग प्रोसेस के माध्यम से आपका परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के माध्यम से बनता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है जो कि आपका फोर्जिंग, फोर्जिंग के माध्यम से आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशंस दिया गया है हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग की, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। फिर फोर्जिंग, फोर्जिंग होता है आपका शेप देने के लिए, ठीक है, और लोकलाइज्ड कंप्रेसिव फोर्स की हेल्प लेके आपका कोई भी चीज़ को शेप दिया जाता है, ठीक है। फोर्जिंग दो तरह के होते हैं, एक आपका कोल्ड फोर्जिंग, एक होता है आपका हॉट फोर्जिंग, ठीक है। एक्सट्रूशन भी एक प्रोसेस होता है, तो इसको आप देख लीजिए फोर्जिंग वाले और एक्सट्रूशन, और यहाँ पे हॉट और कोल्ड रोलिंग ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे या तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोक ओवन रीजनरेटर्स आर मेड ऑफ। तो देखिए कोक ओवन रीजनरेटर्स, क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर, तो इसके लिए आपका फायर क्ले ब्रिक्स को यूज किया जाता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द पर्पस ऑफ नाइट्राइडिंग द स्टील। क्यों किया जाता है नाइट्राइडिंग, क्यों किया जाता है? नाइट्राइडिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और ये केस हार्डन सरफेस बनाता है। नाइट्रोजन को मेटल सरफेस में डिफ्यूज किया जाता है तो सरफेस आपका हार्ड बन जाता है, स्क्रैच प्रूफ बन जाता है, जिसकी वजह से आपका नाइट्राइडिंग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। हार्डन करने के लिए आपका नाइट्राइडिंग किया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो टर्म आता है गैल्वेनाइजेशन, इसको भी आप देख लीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए गैल्वेनाइजेशन क्या है, क्या क्या किया जाता है और ये करने से क्या फायदा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जर्मन सिल्वर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलॉय वाले पार्ट, ये बेसिक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, ठीक है। हम थोड़े से कुछ अलॉयज को देख लेंगे, जैसे कि आपका ब्रश, ठीक है, ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रश आपका कॉपर और जिंक का अलॉय है, परसेंटेज को देखिए। फिर आपका आ जाता है ब्रॉन्ज, जो है कॉपर और टिन का अलॉय है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल की है। मैग्नीलियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की है। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड जो है कॉपर और निकल की है। मोनल मेटल, कॉपर निकल कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। बेल मेटल्स होते हैं कॉपर और टीन की,
गन मेटल होते हैं कॉपर, जिंक और आपका टिन की, ठीक है। सोल्डर एक टिन और लेड की अलॉय है। ड्यूरालियम जो आपका एयरक्राफ्ट ड्यूरालिमिन, ये एक्चुअली हो जाएगा ड्यूरालिमिन, ठीक है। ड्यूरालिमिन जो आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज चारों के प्रेजेंस में रहता है, बनते हैं, चारों को मिला के एलॉय बनते हैं। वो आपका एयरक्राफ्ट जो है वो उसके लिए आपका यूज होता है। स्टील आयरन और कॉपर कार्बन को मिला के बनते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम और निकल तीनों को लेके आपका बनते हैं, ठीक है। और दो या उससे ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं उसके मिक्सचर को हम कहते हैं क्या, एलॉय, ठीक है। तो इसको याद रखिए। और भी बहुत सारे एलॉयज है तो उसको भी आप देख लीजिए, ये काफ़ी होंगे शायद, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में सबसे ज़्यादा हमने अभी अभी पढ़ा है कि जर्मन सिल्वर को लेके, तो जर्मन सिल्वर आपके कॉपर 60% तक का कॉपर रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है आपका कॉपर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, टू इम्प्रूव द मैशिनेबिलिटी ऑफ स्टील बाय इट्स सॉफ्टनिंग इट इज सब्जेक्टेड टू, मैशिनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये क्या किया जाता है स्टील के साथ, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एनिलिंग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोसायनिक एसिड इज नॉट शिप्ड इन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा एसिड किस चीज़ में शिपिंग किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हाइड्रोसायनिक पार्ट जो है ये आपका कास्ट आयरन वेसल में शिप नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही आपका जो HCl है, ये HCl जो होता है ये आपका जो रबर लाइन वेसल है उसमें शिप किया जाता है, रबर लाइन माइल्ड स्टील में शिप किया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड और माइल्ड स्टील में आपका फॉर्मिक एसिड और माइल्ड स्टील में HCl, ठीक है। मरकरी जो है ये आयरन में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे करके जो चीज़ें हैं ये आप देख लीजिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोसायनिक एसिड जितना भी मुझे मिला है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, गैल्वेनाइजिंग अभी के अभी हमने बताई। जिंक कोटिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये रास्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए और बेस मेटल को कैथोडिक प्रोटेक्शन देने के लिए, दोनों के लिए आपका गैल्वेनाइजिंग अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट वाटर। अब हम आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पार्ट की बात, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट हमने कर दिए है, लेकिन वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट होते हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करते हैं वो आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बाकी सब जो ट्रीटमेंट पार्ट्स है ये सब तो सेम टू सेम है, सिर्फ ग्रीट वाले जो पार्ट है वो एडेड है और आपका एक और चीज़ एडेड है जो कि आपका स्किमिंग, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे जो बायोलॉजिक मतलब जो भी वेस्ट वाटर है उसमें आपका प्रेजेंट रहता है पहले आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स। पिछले दिन में हमने वाटर ट्रीटमेंट में वाटर सप्लाई में हमने ये पढ़े थे, जिसमें आपका डोमेस्टिक यूज़ के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट ये सब सोर्स है आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स के, ठीक है। फिर आते हैं आपका बायोडिग्रेडेबल जो भी ऑर्गेनिक्स है ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है। और ये सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या है, ये फ्लोटिंग मैटर्स की, जो भी आपका सस्पेंडेड सॉलिड है ये फ्लोटिंग मैटर्स से बनते हैं। ये सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, कोलॉइडल हो सकते हैं जो कि आपका सस्पेंडेड और डिजॉल्व दोनों मिला के रहते हैं, ठीक है। ये सब आपका हो जाता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। फिर आपका आता है पैथोजेंस, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स। तो इसका सोर्स और सिग्निफिकेंस हमने इस टेबल के माध्यम से आपको शेयर किया, आप वहाँ से देख के आप नोट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या था, वेस्ट वाटर फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स, नहीं ये तो प्रेजेंट रहता ही रहता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट रहता है, पैथोजेंस प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। सारी की सारी चीज़ें आपका प्रेजेंट रहता है। पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवेज जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट है ये भी आपका इंक्लूडेड पार्ट है सिलेबस में। तो देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आ जाता है टर्बिडिटी, कलर, ओडर, टेम्परेचर, ठीक है। और जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें आपका आ जाता है सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, कोलॉइडल सॉलिड्स, सेटलेबल सॉलिड्स, पीएच, क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, जैसे कि अभी के अभी मैंने बताई है कि सस्पेंडेड जो पार्ट होते हैं इसमें आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स रहता है, ठीक है। डिजॉल्व का मतलब होता है आपका जो घुल के रहता है, मतलब जो फ्लोट करते हैं वो आपका हो गया सस्पेंडेड सॉलिड, और इसी को हम मेजर करते हैं टर्बिडिटी के माध्यम से, ठीक है।
कोलॉइडल में आपका आ जाता है कि आप कोलॉइडल मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो है ये डिजॉल्व पार्ट में है और कुछ कुछ चीज़ें सस्पेंडेड पार्ट में है। बात करते हैं सेटलेबल सॉलिड्स की, जो आपका ऑलरेडी सेटल कर चुका है। अब पीएच की अगर हम बात करें सीवेज की, तो देखिए पीएच जो रेंज होता है सीवेज की, वो हम बता सकते हैं कि जो फ्रेश सीवेज होते हैं, मतलब जो भी फ्रेश सीवेज होता है वो हो जाता है आपका अल्कलाइन। ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, और जो सेप्टिक मतलब जो डिकम्पोजिशन के बाद की जो सीवेज है वो हो जाता है आपका एसिडिक। दोनों की पीएच रेंज आपको याद रखना है, एक हो जाता है आपका अल्कलाइन, एक होता है एसिडिक, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्टेप्स में बायोलॉजिकल जो डिकम्पोजिशन स्टेप्स है उसमें आपका बहुत सारे स्टेप्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, क्लोराइड कंटेंट की बात हमने पिछले वीडियो में किया था, नाइट्रोजन कंटेंट में हमने पिछले दिन भी किया था ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एमोनिया, ठीक है, NH3, फिर आपका आता है जो नाइट्राइड वाले जो पार्ट आते हैं, नाइट्रेट वाले जो पार्ट आते हैं, सारे के सारे आपका नाइट्रोजन कंटेंट की बात है। ठीक है, फैट, ऑयल और ग्रीस भी प्रेजेंट रहता है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आपका वाटर ट्रीटमेंट में नहीं था, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, प्रेजेंस ऑफ फैट, ऑयल, ग्रीस, क्योंकि ये सीवेज की बात हो रही है। फिर आगे आपका सल्फाइड्स आते हैं, सल्फेट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो आपका रॉटन एग की स्मेल देती है बिल्कुल। डीओ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। THOD मतलब है आपका थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड की बात हमने पिछले दिन भी की थी, जहाँ से आपका जो जिससे आपका आता है BOD वाले पार्ट, जो आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये COD वाले पार्ट। TOC आपका टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, पिछले दिन भी हमने डिस्कस की थी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की बात। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ये जो TOH है ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, TOH अगर हम इसको ऐसे लिखें, TOH मतलब सॉरी THOD मतलब जो आपका थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है आपका जो COD वाले जो पार्ट है वो उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है आपका BOD वाले पार्ट, और सबसे कम है आपका टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ये सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन था कि फ्रेश सीवेज, तो हमने अभी बताया कि ऑब्वियसली अल्कलाइन है, अल्कलाइन है मतलब pH 7 से ज़्यादा है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टर्बिडिटी को लेके भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्बिडिटी आप पिछले वीडियो को देखिए, एक ही चीज़ है, कलर जो है ये कलर रहता है सीवेज की। ठीक है, और ओडर जो भी है, ओडर आपका स्मेल आते हैं गैसेस से, गैसेस में आपका प्रेजेंट रहता है, एक होता है आपका मिथेन, इसके वजह से ओडर आता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके वजह से भी ओडर आते हैं। टेम्परेचर अराउंड 10। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। यूनिट ऑपरेशंस आर द डैश ऑपरेशंस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। तो देखिए यूनिट ऑपरेशंस जो भी है ये आपका फिजिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, फिजिकल ऑपरेशंस टू रिमूव इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड यूनिट ऑपरेशंस, और यूनिट प्रोसेस जो है वो केमिकल और बायोलॉजिकल कन्वर्शन जो भी होता है उसे हम कहते हैं आपका जो यूनिट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिजिकल। फिजिकल को यूनिट ऑपरेशंस कहते हैं और केमिकल और बायोलॉजिकल को यूनिट प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू प्रिवेंट फ्लोटिंग मैटर्स दैट एंटर इनटू पंप्स एंड पंपिंग सिस्टम। अब आ गया है हमारे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर चुके हैं, हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो देखिए पहले आपका रहता है स्क्रीन। स्क्रीन की बात हमने पिछले दिन भी किया था, जो फाइन स्क्रीन और कोर्स स्क्रीन की बात, वो सीवेज में भी प्रेजेंट रहता है। फिर ग्रिट, जो आपका ग्रिट जो है, जो ग्रिट मटेरियल है जो कि जिसका साइज ग्रेटर देन 0.2 मिलीमीटर, जो भी आपका डेब्रीज या फिर जो भी पत्थर रहता है उसे हम ग्रिट चैम्बर में रिमूव करते हैं। ऑयल और ग्रीस को, जो हमने बताया कि ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपका वेस्ट वाटर में रहते हैं, ऑयल और ग्रीस, इसको रिमूव किया जाता है स्किमिंग टैंक में। फिर आते हैं आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जिसे हम PST कहते हैं, उससे जाते हैं आपका बायोलॉजिकल यूनिट तक। फिर आते हैं आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर वहां से जाते हैं आपका डिसइंफेक्शन, वहां पे किया जाता है आपका डिसइंफेक्शन और ये एफ्लुएंट को डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन जो भी आपका सॉलिड पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं स्लज, जो सीवेज का सॉलिड पार्ट होता है, स्लज को फिर से ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि आपका डाइजेस्टर में उसको पहुंचाया जाता है। डाइजेस्टर से वो ड्राइंग बेड्स में जाता है,
फिर जाके मिल जाता है आपका पीएसटी में। ऐसे आपका ड्राइड जो स्लज होता है उसको डिस्पोज किया जाता है और पानी को अलग से डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि पानी आपका रिवर में मिलेगा, तो दोनों को अलग से डिस्पोज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोटिंग मैटर्स जो होता है पंप और पंपिंग सिस्टम में एंटर करने से वो रोकता है आपका स्क्रीन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सीवेज ट्रीटमेंट की में जो आपका प्रोसेस है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे डिटेल्स में। जो आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं ना, वो दोनों ट्रीटमेंट होते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने डिस्कस की है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका पहले जो हमने डिस्कस किया था, सेकेंडरी में आपका आ गया कि एरोबिक वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं दोनों प्रोसेस में होता है। एक होता है आपका एरोबिक जो आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और एनारोबिक जो आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, जो हमारे ट्रिकलिंग फिल्टर है, तो यह आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला यूनिट है। एक्टिवेटेड स्लज है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, हर एक को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले वाला जो है ट्रिकलिंग फिल्टर, तो देखिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये हो गया आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पीएसटी से आपका जा रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर से आपका जा रहा है सेकेंडरी, फिर वो एफ्लुएंट के तौर में डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर उसका रीसर्कुलेशन भी होता है। प्रोसेस क्या है कि जो सीड्स होते हैं ना, उसको बार बार प्रोवाइड किया जाता है ताकि ठीक तरह से आपका फिल्टर हो सके, ठीक है, ठीक तरह से आपका डाइजेस्ट हो पाए। फिर बात करते हैं आपका रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर आरबीसी, ये भी एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिक समझा देती हूँ आप लोगों को कि जो हमारे जो बैक्टीरियाज है जो स्लज को डाइजेस्ट एक्चुअल में करता है, उसका टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है, उसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी क्लैरिफायर से आपका बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स पे जाता है, फिर सेकेंडरी में जाता है और एफ्लुएंट में जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा के पूरा स्लज जो ट्रीटमेंट यूनिट है। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। मतलब क्या है एक्टिवेटेड स्लज का, जो एक्टिवेट किया हुआ जो भी बैक्टीरिया वाला जो स्लज होते हैं उसमें से कुछ वॉल्यूम को फिर से ऐड किया जाता है, सेकेंड टाइम एडिशन, मतलब उसके वो सीडिंग किया जाता है, उससे आपका जो भी आपका स्लज रहता है 1 डिग्री जो सेडिमेंटेशन टैंक है वहां से आपका एक्टिवेटेड प्रोसेस में, फिर आपका 2 डिग्री में जाता है, फिर कुछ प्रोसेस जो है कुछ को वेस्ट के तौर पे वेस्ट हो गया, वो आपका डिस्चार्ज हो गया, और बाकी जो वॉल्यूम बचा रहता है फिर से उसको ऐड किया जाता है। यही एक सर्कुलर प्रोसेस है, तो इसके माध्यम से ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। और भी जानकारी के लिए आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। अब ग्रुप में आके पूछेंगे इसके बारे में तो हम बता देंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन था कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होता है कि एरेशन इज डन विद एन एडमिक्सचर ऑफ प्रीवियसली एरेटेड स्लज। यही होता है, प्रीवियसली एरेटेड का मतलब ही होता है आपका एक्टिवेटेड, मतलब जो आपका जो बायोलॉजिकल जो आपका जो भी सीड्स है उसको फिर से ऐड किया जाता है, यही होता है आपका एक्टिवेटेड स्लज वाला प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इम्हॉपकोन, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इम्हॉपकोन। तो देखिए यूनिट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एरोबिक ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका एनारोबिक ट्रीटमेंट, इन एरोबिक ट्रीटमेंट होता है। पहले तो हमने एरोबिक वाला देख लिए थे, पिछले वाला जो भी था, ये एनारोबिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेप्टिक टैंक एक होता है, देखिए सेप्टिक टैंक का हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका सेप्टिक टैंक जो आपके घर में भी शायद प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सेप्टिक टैंक में आपका एनारोबिक यूनिट होता है ये एक। दूसरा आपका हो जाता है आपका इम्हॉप टैंक, ठीक है। तो ये एक सेटलेबल सॉलिड्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे ये पूरा के पूरा प्रोसेस है, पूरा सेडिमेंटेशन चैम्बर होता है, डाइजेशन चैम्बर होता है, गैस चैम्बर होता है, ये आपका इम्हॉप टैंक हो गया। और तीसरा जो चीज़ है वो आपका एनारोबिक डाइजेस्टर, जो स्टैंडर्ड रेट एनारोबिक डाइजेस्टर, ये आपका एक डाइजेस्टर होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इम्हॉपकोन ये सेटलेबल सॉलिड्स के लिए यूज होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए सेटलेबल सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। DO concentration falls to zero in any natural drainage, it indicates the zone of, बात करेंगे जो पानी, मतलब हम
ये जो बात हो रहा है ये आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जो पानी, जो स्ट्रीम्स, कुछ स्ट्रीम्स रहते हैं जो नेचुरली प्यूरिफाई हो जाते हैं, जिसका पानी नेचुरल प्यूरिफिकेशन के माध्यम से प्यूरिफाई हो सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका जोन ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जोन ऑफ पोल्यूशन है, तो अगर हम थोड़ा डिटेल्स में बात करें तो जोन ऑफ डिग्रेडेशन आपका पहले रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन में आपका जो चीज होते हैं वो आपका हो जाता है एल्गी, ठीक है। एल्गी, जो भी एल्गीज रहते हैं वो डाइज, ठीक है, वो मर जाते हैं। फिशेस जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन एल्गी जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, दैट डाइज। एंड डीओ कंसेंट्रेशन जो भी है आपका 40% से भी आपका कम है, मतलब उससे भी नीचे है, ठीक है। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में आपका ये जो एक्टिव डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है, इसमें आपका डीओ कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट ये सबसे ज़्यादा पल्यूटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हेवी पोल्यूशन, ठीक है। और इसमें आपका डीओ लेवल देखिए, आप देख सकते हैं डीओ लेवल 0 हो गया है, ऑलमोस्ट ये ग्राउंड को टच कर गया है, बेस्ट लेवल को, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड वाला पार्ट होता है। जोन ऑफ रिकवरी में आपका डीओ लेवल फिर से 40% से ज़्यादा जाता है, ठीक है। और क्लियर वाटर वाला जो जोन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहूँगी, क्लियर वाटर में आपका कोई सैचुरेशन, मतलब 100% आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रह सकता है, लेकिन 100% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने के बाद भी उस पानी को कंज्यूम करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मतलब आप पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि आप उसमें नहा सकते हैं, आप उसमें कोई भी यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं, अपने कपड़ा वॉश कर सकते हैं, लेकिन पीना उसको थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि पैथोजेंस रह सकता है, पैथोजेंस में रिमेन प्रेजेंट, ठीक है। तो सैचुरेशन लेवल को वो टच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैथोजेंस फिर भी रह सकता है, ठीक है। ये बात हो गया आपका जोन ऑफ पोल्यूशन की। तो यहाँ पे देखिए डीओ 0 कब होता है, तो ये एक्टिव डिकम्पोजिशन स्टेज में 0 हो जाता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड वाले जो पार्ट है, मोस्टली पोल्यूटेड पार्ट, ठीक है। तो डीओ लेवल आपका हो गया 0, ठीक है। ये पूरे के पूरे कहानी है, ठीक है, शायद आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, नॉर्मल कंडीशन पीरियड ऑफ स्लज डाइजेशन। बात करते हैं पीरियड ऑफ स्लज डाइजेशन की। तो देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका 30 से 60 दिन तक आपका रहता है। तो यहाँ पे नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड ही पकड़ेंगे हम, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हाई रेट में आपका 10 से 40 दिन लगते हैं। स्लज ड्राइंग अंडर नॉर्मल कंडीशन में आपका नॉर्मल कोई भी आपका एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है आर्टिफिशियली, तो 1 से 2 हफ्ता लगेंगे। और अगर एबनॉर्मल सिचुएशंस है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आपका 3 से 6 हफ्ता तक लग सकता है, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। पिछले दिन हमने ये बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। एरोबिक आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, और दोनों प्रेजेंट रह सकता है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो है प्रेजेंस में भी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी प्रेजेंट रह सकता है, या फिर आपका जो है एब्सेंस में भी रह सकता है, मतलब एब्सेंट है मतलब कार्बन कंज्यूम कर रहा है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पहुंच गए हैं हम लोग आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन की ओर। एसिड रिग्रेशन स्टेज ऑफ स्लज डाइजेशन एट ए टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ। जैसे कि हमने बताया कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आपका जो स्टेजेस होते हैं, देखिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे कि आपका पहला जो स्टेज है वो आपका एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा स्टेज है रिग्रेशन, अल्कलाइन फर्मेंटेशन, और लास्ट में आपका आ जाता है मिथेनाइजेशन, मतलब मीथेन गैस से ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एसिड फर्मेंटेशन या फिर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रेश सीवेज हमने कहा कि आपका फ्रेश सीवेज है आपका अल्कलाइन, ठीक है। तो इसमें आपका एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के साथ आपका रिएक्ट किया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तीनों प्रोडक्ट बन रहा है। एक हो रहा है आपका वोलाटाइल एसिड, दूसरा हो रहा है आपका गैसेस जो कि आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेस। फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बात करते हैं एसिड रिग्रेशन, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। इसमें आपका वोलाटाइल एसिड्स के साथ नाइट्रोजिनस कंपाउंड एक्ट करते हैं, तो ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो आपका बनते हैं एसिड कार्बोनेट, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कलाइन फर्मेंटेशन जो कि फाइनल स्टेज है स्लजराइजेशन की, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, उससे बनते हैं आपका अमोनिया, ऑर्गेनिक एसिड और गैसेस, ठीक है।
ये सारे तीनों स्टेजेस है, ठीक है। और बाद की बात मतलब एंड वाला जो प्रोसेस था वो आपका था मीथेन गैस जनरेशन, ठीक है। तो एसिड रिग्रेशन जो स्टेज है मतलब एसिड फर्मेंटेशन जो स्टेज है वो 15 दिन के लिए चलता है। बात करते हैं एसिड रिग्रेशन की तो वो 3 महीनों तक चलता है। अल्कलाइन फर्मेंटेशन की अगर हम बात करेंगे 1 महीने में आपका अल्कलाइन फर्मेंटेशन खत्म हो जाता है। टोटल जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो 4.5 महीने की टाइम लेते हैं। तो देखिए एक स्लज डाइजेस्ट होने में 4.5 महीने की टाइम लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगता होगा एक सिटी का स्लज डाइजेस्ट होने में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 90 डेज, ठीक है। एसिड रिग्रेशन 90 डेज या 3 महीने, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने आज के सेशन लंबा एक सेशन शायद होगा आप लोगों के लिए। तो हमारे जो पूरे के पूरे जो दोनों जो भी आपका टॉपिक्स था फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, देखिए बेसिक केमिकल टेक्नोलॉजी जितना हो सके मतलब कम टाइम में एक ही सेशन में कैसे कंप्लीट करना था ये हम सोच नहीं पा रहे थे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो देखिए केमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल रिएक्शंस कुछ हमने किए हैं। बात स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाले जो पार्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की हमने कुछ वीडियोस पिछले कुछ वीडियोस के लिंक आपके प्लेलिस्ट वाले लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। या तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के और भी मटेरियल्स कुछ प्रोवाइड करेंगे, शायद पीडीएफ या फिर कुछ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कीजिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वो आपका केमिकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, वो भी हमने कुछ किया है, जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट वाले जो एसिड ट्रांसपोर्ट या फिर कोई केमिकल को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आते हैं। फिर बीओडी सीओडी एमएलएसएस एमएलवीएसएस एसबीआई ये सब हमने स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमें पूछिए ग्रुप में, हम बता देंगे, ठीक है। और बाकी जो ट्रीटमेंट यूनिट्स है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में सारे प्लांट्स सारे इंडस्ट्रीज सीमेंट इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज भी हमने डिस्कस कर दी है, ठीक है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, टॉपिक्स को उठाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका मन में आए तो आप ग्रुप में पूछिए, ठीक है। इसके लिए तो ग्रुप बनाए हैं हमने और पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम और भी वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे। समय कम है लेकिन आप ठीक तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई हो पाए।